नमस्कार दोस्तों। गुजरात चुनाव आज पूरे देश में चर्चा है कि मोदी का हिंदुत्व मॉडल चलेगा जो नफरत पर टिका हुआ है, या अरविंद केजरीवाल का दिल्ली मॉडल काम करेगा जो झूठ पर टिका हुआ है। कांग्रेस का गुजरात का जमीनी मॉडल फिट होगा, क्या होगा, इस पर हर कोई पूछ रहा है। सवाल है कि प्रधानमंत्री जो नरेंद्र मोदी हैं, उनको गुजरात क्या औकात दिखाएगा या उनकी क्या औकात है। जैसे उन्होंने कल बताया, उन्होंने खुद को बोला कि वो सेवक है। सेवक हैं, किसके सेवक हैं ये नहीं पता। कांग्रेस कहती है कि नरेंद्र मोदी कारपोरेट के पूंजीपतियों के सेवक हैं। वो देश के लोगों का धन, उनकी संपत्ति, सारी चीजें चूस कर उन पूंजीपतियों के हवाले करते हैं। अरविंद केजरीवाल जो दिल्ली मॉडल दिखाते हैं हेल्थ पर, स्वास्थ्य को लेकर के और शिक्षा को लेकर के, तो स्वास्थ्य की दशा ये रही कि दिल्ली के अस्पतालों में बद से बदतर दशा रही और सबसे ज्यादा मौतें हुई। ना ऑक्सीजन मिल रही थी, ना बेड मिल रहे थे, ना और कोई संसाधन। इन हालात में थे। यहां के गुरुद्वारों ने मदद की, यहां के तमाम समाज सेवियों ने मदद की, सब कुछ किया, बावजूद इसके दिल्ली की हालत बद से बदतर। तो जब नेशनल डाटा आया कि देश के किस राज्य की स्वास्थ्य व्यवस्था कैसी है, तो सामने आया कि केंद्र शासित राज्यों में दिल्ली की सबसे बदतर है और देश के सभी राज्यों की तुलना में वो 18वें पायदान पर। उसके बाद में जब शिक्षा की बारी आई तो शिक्षा में भी दिल्ली बदतर पाई। दिल्ली में एक भी नया स्कूल या एक भी नई यूनिवर्सिटी या एक भी नया एजुकेशनल इंस्टीट्यूट अरविंद केजरीवाल ने अपने 9 साल के शासन में नहीं बनाया। स्थिति यह है कि इन्होंने 4,500 कमरे बनाए या रेनोवेट किए दिल्ली के स्कूलों में, लेकिन पेमेंट कितने का किया? पेमेंट किया 7,500 का। आप समझ सकते हैं कि कितना। जिस तरीके से उन्होंने एक ब्रिज को लेकर के कहा कि हम कैसे बचाते हैं, तो आपको याद होगा मुकरबा चौक का वो ब्रिज, जिसको लेके उन्होंने कहा, पूरा ढिंडोरा पीटा गया कि हमने 300 करोड़ बचा दिए, इतने करोड़ बचा दिए, उतने। जब उसका डाटा देखा तो 292 करोड़ का बनना था और अरविंद केजरीवाल ने उसे तकरीबन 350 करोड़ का बना। बचा दी या बर्बाद कर, समझ लीजिए। इसके बाद में भी बहुत सारी चीजें, पुनर्वास योजना हो, दिल्ली की यमुना की सफाई हो, दिल्ली के पर्यावरण की बात हो, जो दिल्ली 2013 में दुनिया की ग्रीनेस्ट कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड का अवार्ड पाई हो, वो दिल्ली आज दुनिया की सबसे प्रदूषित राजधानी। आप समझ सकते हैं, ये दिल्ली मॉडल है। नरेंद्र मोदी का गुजरात मॉडल, गुजरात के औद्योगिक शहर, व्यापारिक शहर सदैव से समृद्ध रहे। जब इतिहास में आप पढ़ेंगे तो कहते थे व्यापार करने सूरत जा रहे हैं, अहमदाबाद जा रहे हैं, पोरबंदर का बंदरगाह मशहूर था। ये कोई नई चीज, लेकिन गुजरात के शहरों में काम हुआ है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। कुछ इंडस्ट्रीज भी बढ़ी, लेकिन वो कुछ पूंजीपति। उसके अलावा जब गुजरात में आप जाएं, टूटी सड़कें,
पानी के लिए त्राही त्राही और तमाम संकट फंसे हुए। चाहे कच्छ के इलाके को घूम लीजिए, चाहे सौराष्ट्र के इलाके को घूम लीजिए, आप चले जाइए सोमनाथ और भगवान सोमनाथ, सौराष्ट्र सोमनाथम च श्रीशैले मल्लिकार्जुनम, पहले ज्योतिर्लिंग वहीं पर है सौराष्ट्र सोमनाथ। अब तो प्रधानमंत्री खुद उसके चेयरमैन बन गए। और आप ये समझिए उस मंदिर को जो उस जमाने में कांग्रेस के समय में पंडित जवाहरलाल नेहरू के शासनकाल में बनवाया गया था, जाके तत्कालीन राष्ट्रपति जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, उन्होंने उसका उद्घाटन किया था, देश को समर्पित किया। तो उस मंदिर में जो वो हुआ था वही आज स्थिति, जो रिनोवेशन रूटीन में होता है वही होता है। लेकिन स्थिति क्या है, उसके अलावा बाकी आप शहर घूम, बदतर हालत, तो वो भी आप देखें। इसके बाद में आप द्वारिका चले जाइए, द्वारिका में मंदिर मंदिर, उसके अलावा शहर की दशा खराब। आप जूनागढ़ चले जाइए, जो ऐतिहासिक चीजें हैं वही सब अच्छी हैं, जो नई कॉलोनियां बनी हैं वो थोड़ी बहुत है, बाकी तो कुछ नहीं, पत्थर हालत। आप चामुंडा चले जाइए, वो भी। और शायद यही वजह है कि वहां पर जो हिंदुत्व की प्रयोगशाला कहते हैं, वो हिंदुत्व के 5 केंद्रों में से 4 केंद्रों के लोगों ने नरेंद्र मोदी को नकार दिया। उन्होंने उन्हें वोट नहीं दिया, आप देते। तो ये हिंदुत्व का मॉडल है। हिंदुत्व का मॉडल कहां सफल हुआ? वो सफल हुआ जहां नफरत फैलाई जा सकती, जहां हिंदू मुस्लिम की लड़ाई। आपको याद होगा, देश की आजादी के पहले 3 ऐसे राज्य थे जहां मुस्लिम लीग और हिंदू महासभा, सावरकर वाली, मिलकर के सरकार चला रहे। 3 राज्य, आप समझिए। और जब दंगे फसाद हुए तो सबसे ज्यादा उन्हीं 3 राज्यों। नतीजा क्या हुआ? जो 2 नेशन थ्योरी है, जिन्ना की 2 नेशन थ्योरी और सावरकर की 2 नेशन थ्योरी, जिसने देश को बांट दिया, ये इन्हीं 3 राज्यों में इसकी नींव रखी गई। एक तरफ तो साथ मिलकर सरकार चलाते हैं, जैसे अभी नरेंद्र मोदी के शासनकाल में मुफ्ती मोहम्मद सईद के साथ मिलकर के कश्मीर में सरकार चला रहे हैं। एक तरफ कहते थे कि वो राष्ट्र के विरोधी है, दूसरी तरफ उनके साथ सरकार चला रहे हैं। तो आप समझिए, इससे बहुत सारी चीजें जान सकते। तो ये मॉडल्स का सच है। अब आ जाइए, आम आदमी पार्टी भारतीय जनता पार्टी की बी टीम है। यह बात बार बार कांग्रेस कहती। अब इसको साबित करने के मेरे पास में तथ्य हैं, वो आपको बताता हूं। जो 1 दिसंबर को पहले फेज में गुजरात में वोट पड़ने वाले हैं, उन सीटों की संख्या है 89, मतलब 89। और उन जिन 89 में होने वाला है चुनाव, उनमें कच्छ का क्षेत्र है, सौराष्ट्र का क्षेत्र है और दक्षिण का कुछ क्षेत्र। तो यह अब जहां यहां ये वोट पड़ना है, इनमें 54 सीटें ऐसी हैं जिन पर भारतीय जनता पार्टी ने बिल्कुल टारगेट किया है। ये 54 सीटों में भारतीय जनता पार्टी ने आम आदमी पार्टी के जो कैंडिडेट हैं उनको 25-25 लाख रुपए की मदद कराई है। भारतीय जनता पार्टी ने आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट्स को 25-25 लाख रुपए की मदद कराई। क्यों? जिससे कि वो ज्यादा स्ट्रांगली लड़े। यह इलाका है जिसने भारतीय जनता पार्टी को नकारा था। आपको एक चीज और जाननी पड़ेगी, गुजरात में 33 जिले हैं और 33 में से सिर्फ 13 जिलों ने भारतीय जनता पार्टी का साथ दिया था। बाकी रेस्ट गुजरात के जिलों में भारतीय जनता पार्टी का डब्बा गुल था। कई जिले तो ऐसे हैं
जहां भारतीय जनता पार्टी का खाता भी नहीं खुला, ऐसे 5 जिले, खाता भी नहीं खुला, और वहां कांग्रेस। आप इससे समझ सकते। फिर भी भारतीय जनता पार्टी ने सरकार बनाई, 99 सीटें, 92 सीटें चाहिए, 7 सीटें एक्स्ट्रा आई। आप समझिए, इस बार जो माहौल था, कोविड के दौरान जिस तरीके से गुजरात में मौतें हुई और उन मौत के आंकड़ों को छिपाया गया, ये तो धन्यवाद करिए वहां के अखबारों का, कुछ जो वहां के गुजराती अखबार हैं जिन्होंने खुलासा किया कि किस तरीके से सरकार ने छिपाया, कितने लोग मरे, ये सारी चीजें उसने वहां के अखबारों ने दिखाई है, हिम्मत है उनकी। लेकिन सरकार जैसे होता है, वेंटिलेटर के नाम पर प्रधानमंत्री केयर फंड से पैसा लेते हैं और वो व्यापारी वो पैसा खा जाते हैं, वेंटिलेटर की जगह अंबू बैग सप्लाई का। समझ लीजिए, जैसे मोरबी का मोरबी हादसा आपने देखा, तकरीबन 150 लोग, जिनमें 80 के करीब बच्चे थे, मौत के मुंह में चले गए। और इसमें दोष आज के जो वहां मुख्यमंत्री हैं उनका, पटेल का नहीं है, दोष नरेंद्र मोदी का है। नरेंद्र मोदी 2007 में वहां मुख्यमंत्री थे और पहली बार उन्होंने ही जयसुख पटेल को वहां का बगैर किसी टेंडर प्रक्रिया, बगैर किसी उसके ठेका दिया था। और उसके बाद भाई वो प्रधानमंत्री बन गए, मुख्यमंत्री रहे तब तक उसका राज रहा, और प्रधानमंत्री बन गए तो किसकी औकात थी? तो ये औकात, तो किसी की और तो औकात थी नहीं कि नगर निगम उनका कैंसिल कर देगा, नगर पंचायत या नगर परिषद। तो ऐसी स्थिति में बगैर टेंडर के उनका ठेका चलता रहा। और जो मरम्मत का उन्हें काम करना था, 6 महीने पुल बंद रहा, 6 महीने उन्होंने तथाकथित रूप से काम कराया, और कराने की स्थिति ये थी कि जो काम कराने थे वो कराया ही नहीं। जिसमें 2 करोड़ रुपए लगाने थे मरम्मत के कार्य में, उसमें 12 लाख रुपए भी नहीं लगाए, और नतीजत 150 निर्दोष लोग मारे, बच्चे मारे, उनकी हाय लगेगी। अब आप देखिए मॉडल, ये गुजरात मॉडल, पुलिस एफआईआर दर्ज करती है, चंद मिनटों में व्हाट्सएप पे एसआईटी बन जाती है, और उसके बाद में चंद घंटे में वो रिपोर्ट भी दे देती है, और उसके बाद एफआईआर दर्ज होती है, और एफआईआर में जयसुख पटेल का कहीं नाम नहीं, जो व्यक्ति मुलजिम है उसका नाम ही नहीं। गिरफ्तार कौन किया जाता है? चंद चौकीदार, उसके बाद में कहीं सुपरवाइजर, कहीं मैनेजर, कहीं कोई, कहीं कोई, मतलब नहीं। जो ठेकेदार है, वास्तविक रिटर्न में है, जो जिम्मेदार है, कुछ नहीं। उसने खोलने की, करने की, किसी चीज की परमिशन नहीं ली, क्लियरेंस नहीं ली। ये गुजरात मॉडल है। गुजरात मॉडल ये है कि तमाम जगह सड़क पर चलने के कागजों में रोड है, वास्तव में रोड ही नहीं है, डामर ही नहीं बिछा। ये हालत आदिवासी क्षेत्रों में, आदिवासियों की जमीनें कब्जा कर ली, और क्या कहा गया? हम दुनिया का सबसे बड़ा स्टेच्यू बना रहे हैं, इसका सरदार वल्लभ भाई पटेल, जो मरते मरते तक भी कांग्रेसी, जिन्होंने आरएसएस पर प्रतिबंध लगाया था, और पंडित नेहरू के कहने के बाद भी उन्होंने प्रतिबंध हटाया नहीं था, बाद में पंडित नेहरू ने हटाया। आप समझिए, जिन पंडित नेहरू को वो गाली देते, तो वो कहते थे कि इस पर प्रतिबंध हटाना गुनाह होगा, इसे नहीं रखना चाहिए, उनका स्टेच्यू बनाते। लेकिन दूसरी जगह नरेंद्र मोदी की औकात यह है कि जो सरदार वल्लभ भाई पटेल के नाम पर स्टेडियम था, उस स्टेडियम को नरेंद्र मोदी स्टेडियम कर दिया गया। मतलब ये वल्लभ भाई पटेल को सम्मान दे रहे हैं, ये इनकी औकात है। जीएसटी की जिस तरीके से मार करी उन्होंने, तमाम उद्योग धंधे बर्बादी में चले गए। रोटी पर तो वो जीएसटी लगा दे रहे हैं, और हीरे पे जीएसटी कम कर दे रहे हैं, क्योंकि हीरे
कारोबारी नरेंद्र मोदी का फंडिंग कर, बावजूद इसके हीरा उद्योग आज मंदी की कगार पर। सरकारी इसके बाद में कपास का सबसे बड़ा काम होता है, दुनिया में सप्लाई करता था, चीन को भी देता। आज चीन के साथ जब पैक किया तो चीन को जिस तरीके से किया, उसके बाद में अब कपड़ा ही चीन से आ जा रहा है, कपास भी। यहां का कपास मरने लग गया, वो परेशान है, तो कपड़ा उद्योग संकट में आ गया, उस पर भी जीएसटी लग गया। ये औकात है नरेंद्र मोदी, और नरेंद्र मोदी की औकात ये है कि मरने वाले बच्चों को, जो उनके घायल थे और सबको देखने जब अस्पताल जाते हैं, तो उसका एक रंग रोगन करके आज रात भर में तैयार किया जाता है कि साहेब आएंगे, और साहेब आएंगे तो सब चंगा सी दिखना चाहिए। जब अमेरिका का राष्ट्रपति ट्रंप आता है तो चारों तरफ कनात और वो सब लगा दिए जाते हैं, पर्दे लगा दिए जाते हैं, कहीं श्रम बस्ती बुरी स्थिति न दिख जाए, सब अच्छा दिखना चाहिए। तो यह स्थिति, चीन के राष्ट्रपति आते हैं, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री आते हैं, गुजरात ले जाए जाते हैं, बुलडोजर की फैक्ट्री का एक वो किया जाता है। लेकिन वास्तव में आदिवासियों की दया दयनीय है, मर रहे हैं, जल जमीन जंगल पर कारपोरेट को कब्जा कराया जा रहा है। यह औकात है। सोमनाथ गिरी से लेकर द्वारका तक समुद्र तट के पूरे किनारे पर जितनी जमीन है, 1 रुपए के लीज पर अदानी को दे दी। पूरी जमीन 200 किलोमीटर। आप कल्पना करिए, तो ये औकात है। देश के जितने बड़े बंदरगाह हैं, इंटरनेशनल बंदरगाह हैं, वो अदानी को दे दिए। तो ये औकात है। देश के इंटरनेशनल तमाम सारे एयरपोर्ट्स अदानी को दे दिए गए। ये औकात है। उनको अपनी रेल चलाने का अधिकार दे दिया गया। ये नरेंद्र मोदी की औकात। औकात ये है कि वो कुछ चंद पूंजीपतियों के लिए सबको बर्बाद कर। जो सरकारी डाटा दिया गया, मैं उसी की बात करता हूं। करोड़ 10 लाख करोड़ रुपया का जो कर्ज था चंद पूंजीपतियों का, सिर्फ चंद पूंजीपतियों का, देश के लोगों का, वो माफ कर दिया जाता है। क्यों माफ कर दिया जाता है? क्योंकि उनसे चुनाव में फंडिंग करा दी। उसे बैड लोन, एनपीए कह देते हैं। और बेचारा जब किसान होता है, कामगार होता है, कोई छोटे छोटे से लोन है, कोई 50,000, 25,000, 1 लाख, उसे कहा जाता है डिफॉल्टर। वो डिफॉल्टर है, आप एनपीए। तो आप समझिए, ये नरेंद्र मोदी मॉडल है। और उसका माफ कर देते हैं, इसके घर की कुर्की करा लेते हैं। ये आत्महत्या करता घूम रहा है। अभी हाल में ही आपने देखा, रेडिसन ब्लू का मालिक अमित जैन, जो गाजियाबाद का था, आत्महत्या कर लेता है। 300 करोड़ का घाटा। नहीं सह सका, नहीं कर सका, क्योंकि बैंकें परेशान कर रही थी, दूसरे कर। तो आप समझिए, यह स्थिति होती है कि एक महिला से 14 लोग बलात्कार करते हैं, उसके पेट में बच्चा होता है, वो मर जाता है। उसकी 3 साल की बच्ची से बलात्कार किया जाता है, उसके परिवार के 7 लोग मार दिए जाते हैं, और उनकी सजा, जो सजा याफ्ता है, उन 11 लोगों को न सिर्फ रिहा कर दिया जाता है वक्त से पहले, माफ कर दी जाती है सजा, और उसके बाद में जब निकलते हैं तो माला और तिलक पहना करके उनका स्वागत किया जाता है। यह गुजरात मॉडल है, यह नरेंद्र मोदी की औकात है। तो जब यह औकात हो, नफरत के मुंह पे खड़े हो, तो कैसे हो? क्योंकि सत्ता चाहिए यदि इसको करना है, और सत्ता हासिल करने के लिए कुछ भी करना पड़ेगा। इसीलिए जो 2017 के चुनाव में हारते हारते भारतीय जनता पार्टी बची थी, वो भारतीय जनता पार्टी इस बार यह रिस्क नहीं उठाना चाहती। इसीलिए उसने अप्रैल के महीने में अरविंद केजरीवाल को एक्टिव किया,
और उनके खिलाफ थोड़ा ज्यादा हमला बोल करके यह प्रदर्शित करने की कोशिश की कि हम और वो लड़ रहे हैं, हम ही दोनों विपक्ष और पक्ष। इसके अलावा तो कोई है ही नहीं लड़ने वाला, बात करने वाला, सवाल उठाने वाला। तो गुजरात को कौन चाहिए? गुजरात को नरेंद्र मोदी को जवाब देने वाला चाहिए, वो चाहे झूठ के बूते हो चाहे जो। और इसलिए अरविंद केजरीवाल को खड़ा किया गया। अरविंद केजरीवाल ग्रामीण क्षेत्रों में काम नहीं कर रहे हैं जहां कांग्रेस बहुत मजबूत है, वो शहर के उन क्षेत्रों में भी काम नहीं कर रहे हैं जहां भाजपा बहुत मजबूत है, वो उन क्षेत्रों में काम कर रहे हैं जहां सेमी अर्बन है, जहां यूपी बिहार के भैये रहते हैं और जहां पर लेबर क्लास है, जिसे छोटे छोटी सी चीजों का कि बिजली का इतना माफ हो जाएगा, इतने पैसे इसमें मिल जाएंगे, इतने पैसे, जो इसकी गणित लगाता है, क्योंकि गुजराती इसकी गणित नहीं लगाता। गुजराती व्यापार करता है, आदिवासी इसकी फिक्र नहीं करता, वो अपने जल जमीन जंगल को हक चाहता है, शेष उसे देश से कुछ नहीं चाहिए। और किसान सिर्फ इतना चाहता है कि उसकी किसानी में सहयोग। तो कांग्रेस ने किसानों को सहयोग दिया था, उनके लिए कानून बनाया था, भूमि अधिग्रहण बिल जो अधिकार दिया था। उसके बाद में आदिवासियों को अधिकार दिया था, जो वन संपदा का उन्होंने कानून बनाया था। और खाने के लिए कोई भूखा न मरे, इसके लिए खाद्य संरक्षण कानून बनाया था। तो उसके जरिए आज उसी कानून के परिधि में आते हुए नरेंद्र मोदी लोगों को 5 किलो अनाज जो है सरकारी पैसे से, हमारे आपके पैसे से दे रहे हैं। आप ये समझ सकते, लेकिन बाकी को तो बर्बाद करो। इसके कारण एमएसएमई सेक्टर बर्बाद हो गया, ये नरेंद्र मोदी की औकात है। इवन पूजा की सामग्री जो बनती है, अगरबत्ती, धूप बत्ती, इन सब पे कभी कोई टैक्स नहीं काटा था, इन पर जीएसटी लगा दी गई। इतना करिए 18% जीएसटी। तो आप समझ सकते, हवन सामग्री पर जीएसटी लगा दी और आपकी रोटी पर जीएसटी लगा दी, आपके दूध पर जीएसटी लगा दी गई, दही पर जीएसटी लगा दिया गया, घी पर जीएसटी लगा दिया। तो ये नरेंद्र मोदी की औकात, जो औकात बता रहे थे वो ये। और अरविंद केजरीवाल उन अर्बन, जिन सेमी अर्बन क्षेत्रों में काम कर रहे हैं, हालांकि उन्हें कितनी सीटें मिलेंगी ये सवालों में, क्योंकि सीटों की स्थिति वहां बन नहीं पा रही है उनकी। तो उन्होंने जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी का टारगेट 150 सीटें जीतने का है और उसके लिए काम कर रही है। मुकाबले में, उसके मुख्य मुकाबले में कांग्रेस है। मीडिया को दोनों ने, अरविंद केजरीवाल ने 700 करोड़ रुपया मीडिया पे खर्च किया, भारतीय जनता पार्टी ने उसका बिल्कुल डबल किया। इसलिए मीडिया ने कांग्रेस पार्टी को दिखाना बंद कर। या तो आम आदमी पार्टी दिखाई देगी या भारतीय जनता पार्टी दिखाई जाएगी। यही अखबारों का सच है, यही इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का सच है। नतीजा क्या है? अब जिन स्थिति है, तो अब 33 में से 12 जिलों में जो गणित सेट किया गया, उनमें यही किया गया कि किस तरीके से ऐसे किया जाए कि सीटें, क्योंकि नरेंद्र मोदी को लगता है कि यदि सरकार बनाने में कहीं खतरा आएगा तो करीब 15 सीटों के आसपास का खतरा वो महसूस कर रहे हैं। और इसीलिए उन्होंने इस पर काम किया कि कच्छ और सौराष्ट्र की जो 54 सीटें हैं, उनमें से 30 सीटें भारतीय जनता पार्टी को मिल जाए। तो 30 यदि मिल गई तो उनका काम हो जाएगा। 30 से 35 वो चाहते हैं, इतना हो जाए तो ये सबसे बड़ी सेंध हो जाएगी। पिछले चुनाव में इन क्षेत्रों ने नकारा था चूंकि, तो निश्चित रूप से यहां आम आदमी पार्टी यदि 2-3%, 4% वोट भी काट देती है तो कांग्रेस पार्टी हार जाती है, क्योंकि यहां तमाम सारी ऐसी सीटें हैं जिनमें कांग्रेस पार्टी 5000 वोट के अंतर से जीती या हारी थी। तो आप इससे समझिए कि 5000 वोटों का खेल है, और 5000 वोटों को काटने के लिए आम आदमी पार्टी के लिए पूरे गुजरात में आम आदमी पार्टी का
एक भी कैंडिडेट जिताऊ टाइप का जो चेहरा अभी नहीं है। गढ़वी जो उनके मुख्यमंत्री पद के कैंडिडेट हैं, उनकी भी स्थिति यह नहीं। इसके बावजूद जिस तरीके से आम आदमी पार्टी लगातार कई दिनों से वहां पर सक्रिय है और उसने शहरों को वो कर दिया, ग्रामीण क्षेत्रों को कर दिया, और बोलते हैं हम सरकार बनाएं, और फोकस सेम ही उसकी कुछ सीटों पे। तो उनका फोकस 50 सीटों पे है। उन जिन 50 सीटों पे है, उन 50 कैंडिडेट को भारतीय जनता पार्टी ने 25-25 लाख रुपया सबको दे दिया, चंदा दिला। अब आप समझिए कि जिससे वो स्ट्रांगली लड़े, उनकी अपनी पार्टी से जो मिला होगा या जो भी होगा वो अपनी तरफ से लगा रहे होंगे, वो अतिरिक्त। अब इस स्थिति में वो यदि स्ट्रांगली लड़ते हैं तो कांग्रेस पार्टी को सत्ता में आने से रोक सकते हैं। कांग्रेस पार्टी ने इस बार क्या किया? कांग्रेस पार्टी की स्ट्रेटजी रही कि हम कहीं कोई प्रचार पे, मीडिया पे, इन पे कोई बहुत बड़ा खर्च नहीं करें, क्योंकि हम जब इतना पैसा ये दे चुके हैं तो उसके मुकाबले हम 10% भी देने की हालत में नहीं है। तो ऐसी स्थिति में राहुल गांधी का जो संदेश कि आप जन जन तक जाइए, और उसको उन्होंने किया। उन्होंने परिवर्तन यात्रा निकाली, पैदल, बाइक से, ट्रैक्टर से। तो इसमें वो लोगों से, जन जन से मिले और उनको जो राहुल गांधी ने 8 गारंटियां बताई थी उन पर चर्चा। इसके अलावा और कोई बात न, किसी से बुराई न कुछ। तो उस स्थिति वो जन जन से जुड़ते रहे और उस पर तो उनका प्रचार अभियान इस तरह से चल रहा है। यही बात नरेंद्र मोदी बार बार अपनी रैली में कहते भी हैं कि सबसे ज्यादा कांग्रेस से सावधान रहने की जरूरत है, क्योंकि कांग्रेस का पूरा अभियान जमीनी चल रहा है। खुद नरेंद्र मोदी कहते हैं, हम नहीं कह रहे। सच्चाई है, आम आदमी पार्टी प्रचार और परसेप्शन के बूते है। दिल्ली का जो मैंने आपको मॉडल बताया, उस मॉडल को वो जिस तरह से परोसते हैं जैसे उन्होंने पंजाब में परोसा, सफलता भी मिली पंजाब में। लेकिन आज पंजाब में जगह जगह वही किसान जिन्होंने इन्हें वोट दिया था आज प्रोटेस्ट कर रहे हैं। पंजाब में 15 जिलों में किसानों का प्रदर्शन चल रहा है, धरने लगे हुए हैं। इसके अलावा पंजाब में नशा पहले से 4 गुना अधिक हो गया, और पंजाब में आतंकवादी सरेआम खड़े हो गए हैं। 1 दर्जन घटनाएं सिर्फ 7 महीने में हुई, और इसके बाद में इतने हौसले आतंकवादियों के बुलंद हैं कि वो डीजी इंटेलिजेंस के दफ्तर पर रॉकेट लॉन्चर से हमला कर देते हैं। तो यह भी इतिहास अरविंद केजरीवाल के शासन में हो रहा है, आम आदमी पार्टी। इसके बाद में पंजाब के अस्पतालों की दशा बद से बदतर हो गई है। सिंगल हॉस्पिटल नहीं है पूरे पंजाब में जिसमें पूरे डॉक्टर हो या पैरामेडिकल स्टाफ हो, दवाएं, एक अस्पताल नहीं। और जो आम आदमी पार्टी ने अपना मोहल्ला क्लिनिक स्टाइल में बनाया है, वो अकाली दल के समय में बनाए गए सेवा केंद्र को ही पोत के उसी बोर्ड पर, बोर्ड भी नया नहीं लगाया, उसी बोर्ड पर लिखवा दिया मोहल्ला क्लिनिक। और वो जो बनाए उसमें सिर्फ पुताई के नाम पर 20-20 लाख रुपए प्रति उसमें लिए, जो बना हुआ था, जिसमें पुताई में ज्यादा से ज्यादा 50,000 रुपए का खर्च। तो आप समझ सकते हैं। तो ये मॉडल, और वहां पर भी कुछ नहीं। एजुकेशन के मामले में पंजाब के स्कूल अव्वल थे। नीति आयोग की रिपोर्ट देख सकते हैं कि हिंदुस्तान में दूसरे नंबर पे पंजाब के स्कूल और वहां की शिक्षा व्यवस्था थी जो सरकारी। तो इसलिए उस पर कोई सवाल। तो ये मॉडल है, और ये मॉडल किस तरीके से, वहां पर भी यही था कि कांग्रेस मुक्त भारत बनाने के लिए कैसे पूरा गेम प्लान करना है, और उसी के तहत यही गेम टीएमसी के साथ मिलकर के पश्चिम बंगाल में खेला। तो ये जो गेम प्लान है, इसी गेम प्लान के तहत अब अरविंद केजरीवाल को गुजरात में लॉन्च किया गया। और आपको याद होगा 2017 के चुनाव में भी वो लड़े थे, 1% वोट भी नहीं मिला। तो आप इससे समझ सकते हैं कि जिसे 1% लोगों ने भी गुजरात के वोट नहीं दिया था, वो कहता है हम सरकार बनाएंगे। और सरकार बनाएंगे तो पूरे गुजरात में वो नहीं ताकत झोंकता है, वो सिर्फ उन 50 सीटों पे झोंकता है जहां कांग्रेस मजबूत है। क्योंकि यदि उन 50 सीटों में कांग्रेस 30 भी हार गई, 20 भी हार गई, 15 भी हार गई,
10 भी हार गई तो भारतीय जनता पार्टी के लिए वो प्लस है। तो और बार बार उनके नेता कांग्रेस पर ही हमला बोलते हैं, भाजपा पर उतना नहीं बोलते हैं। तो इससे समझ लीजिए आप लड़ने गए हैं वहां की सत्तारूढ़ पार्टी से सरकार बनाने के लिए और हमला बोल रहे हैं कांग्रेस पे जो वहां 27 साल से शासन में नहीं। यह ए और बी टीम का पूरा बनाया हुआ कैसे एक खेल है, रची हुई साजिश है। इसको जानने समझने की जरूरत है और इस साजिश के तहत काम हो रहा है। आपका एक एक वोट महत्वपूर्ण। अब आपकी भाजपा को वोट दीजिए, कांग्रेस को वोट दीजिए, आपको दीजिए, आपकी मर्जी, लेकिन सच बताना, सच सामने लाना हमारी जिम्मेदारी है, हम आपको बताएंगे। तो यह एक सच है, इसे जानिए, समझिए, क्योंकि भविष्य आपके बच्चों का संकट में, भविष्य आपकी बेटियों का संकट में है, क्योंकि रेपिस्ट हिंदुस्तान के अंदर जितनी रेप की घटनाएं हुई उनमें 70% रेप के एक्यूज्ड भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए लोग, 70%। आप इससे समझ, और देश के अंदर रेप की घटनाएं, बलात्कार की घटनाएं ऐतिहासिक रूप से बढ़ी हैं, हिंदुस्तान के इतिहास में सबसे ज्यादा हुई। तो आप समझिए, भारतीय जनता पार्टी के सांसद बलात्कारी निकल जाते हैं, विधायक बलात्कारी निकल जाते हैं, पूर्व मंत्री निकल जाते हैं, और स्थिति आप देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार के देश के गृह मंत्री खुद तड़ी पार रहे हैं, गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी किसानों को कुचल डालने वाले उस घटना के मामले में उनका बेटा मुलजिम है और वो खुद अपराधी रहे हैं, उनके खिलाफ हत्या और दूसरे मुकदमे चल रहे हैं, पेंडिंग है। इसके बाद में उनके दूसरे जो गृह राज्य मंत्री हैं वो भी चोरी के मामले में एक्यूज है और उनके भी मामले में उन्हें वारंट हो चुका है। आप समझ सकते हैं। तो ये मॉडल है, जिस विभाग को, मंत्रालय को देश के सब सुरक्षा करने का दायित्व है, उस मंत्रालय के तीनों बड़े लोगों को की स्थिति ये है। इसके बाद प्रधानमंत्री के बारे में मैं कुछ नहीं कहूंगा, उनके बारे में आप सब जानते हैं, कैसे उस महिला वाला मसला था, कैसे दूसरी चीजें थी। खुद कपिल मिश्रा जो आज उन्हीं की पार्टी में है, उन्होंने दिल्ली विधानसभा के रिकॉर्ड में है एफिडेविट वो पेश किया था जो उस महिला ने गुजरात की दिया था कि कैसे नरेंद्र मोदी ने उसका शोषण किया। मैं नहीं कह रहा हूं, सुप्रीम कोर्ट तक केस किया। उस केस को जिस जज ने, चीफ जस्टिस थे शाह, उन्होंने जिस तरीके से उसे कहा कि नहीं, ये फाइल बंद कर दी जाए, उन्हें रिटायर होते ही केरल का राज्यपाल लगा दिया गया। आप समझ सकते हैं। तो अब खेल पे मैं नहीं जाऊंगा। जैसे फर्जी इनकाउंटर और सारी चीजें हैं, उन सबको, और जिस तरह गुजरात में नफरत का मॉडल, लोगों को मार डालने का मॉडल बनाया गया, उस मॉडल के खिलाफ आवाज उठाने वाले तत्कालीन डीजीपी श्री कुमार जेल में, तीस्ता सीतलवाड़ जेल में, संजीव भट्ट जेल में। ये आईपीएस ऑफिसर हैं दो, एक समाज सेवी। इन्होंने सिर्फ लड़ाई लड़ी थी पीड़ितों, ये जेल में। आदिवासियों की लड़ाई लड़ने वाले छत्तीसगढ़ में 31 निर्दोष लोगों को मार डाला गया, आदिवासी और नक्सली बताकर, क्योंकि अदानी को संपत्ति कब्जा करा, वो विरोध कर रहे थे। तो उसके लिए आवाज उठाने वाले, उन पर जुर्माने लग जाते हैं, बहुत कुछ होता है। तो यह एक सब। तो इस मॉडल को समझिए, और इस मॉडल को जब समझेंगे तो जानेंगे कि कैसे खेल किया जा रहा है। इस सत्ता भी हमारी, विपक्ष भी हमारा, और इसके लिए हथियार के तौर पे कहीं आम आदमी पार्टी है, कहीं बहुजन समाज पार्टी है, कहीं मुस्लिम लीग की ही भाई बहन समझ लीजिए ओवैसी की पार्टी है, और टीएमसी भी है, और जगन रेड्डी भी है, केसीआर भी है, और उड़ीसा में बैठे पटनायक साहब। इस खेल को समझिए, इस खेल को समझेंगे तो पूरी गणित समझ में आएगी। सत्ता तो मोदी के पास ही रहेगी, इसीलिए कहा जाता है
आएगा तो मोदी। यही मोदी का चाणक्य नीति है, यही गणित है। सच को पहचानिए, जानिए और जो आपको करना है वो कीजिए। भविष्य आपका, देश आपका, राज्य आपका। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।